हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, जो पारिस्थितिकी संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे एनवायरमेंट में इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो आज 5 to 10 मिनट में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे 2-3 सवाल हैं। एक पहला सवाल ये है कि रिसेंटली ये न्यूज में था कि जो इको सेंसिटिव जोन है, अभी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कुछ न्यूज है आपका जो चल रहा है अभी। और वेस्टर्न घाट से रिलेटेड दो आपकी कमेटी बनी है जो पहले बनी हुई थी। आपको उन दो कमिटीज के नाम बताने हैं कि कौन कौन सी कमिटीज हैं जो वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ना, कमिटीज। तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सी वो कमिटीज हैं जो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड बनी हुई हैं। एक बार कमेंट करके बता दो सब लोग। सेशन के लास्ट में मैं उन कमिटीज का नाम है जो आपको बताने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है आपका। इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव जोन है वो होते क्या है। तो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो है यानी इको सेंसिटिव जोन, ये ऐसे जोन होते हैं जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही फ्रेजाइल एरिया होते हैं, बहुत ही संवेदनशील एरिया होते हैं, जिनमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो आपका होना चाहिए। अब ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है ये नोटिफाई किसके द्वारा किए जाते हैं, ये अधिसूचित किसके द्वारा किए जाते हैं, ये आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनको क्या करता है, अधिसूचित करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये इसको नोटिफाई करता है। तो प्लीज इसको जरूर याद रखना कि जो इको सेंसिटिव जोन है वो किसके द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद में ये जो ESZ है ये होता क्या है, इसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, जो ESZ है, इको सेंसिटिव जोन है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, नेशनल पार्क है। ये क्या है आपका, नेशनल पार्क है। अब इस नेशनल पार्क के अराउंड जो 10 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है, इसके अराउंड ये 10 किलोमीटर का जो बफर जोन है, बफर जोन है, उसको हम क्या बोलते हैं, ESZ बोलते हैं। ESZ अप्रोक्सीमेटली ये 10 किलोमीटर तक स्ट्रेच आपका कर सकता है। इसको याद रखना है, ये है आपका ESZ यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। अब इसके आगे यहां पे डायग्राम देखेंगे, इसको आप कंसीडर कीजिए कि ये आपका है नेशनल पार्क। और ये इसके बाहर का जो 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं गाइस। और ये एक बफर जोन है, बफर जोन के रूप में क्रिएट किया जाता है, जिसको हम सोक ऑब्जर्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोक ऑब्जर्वर। सोक ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल या नेशनल पार्क तक कोई खतरा ना आए, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई पोल्यूशन वाली एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, या कोई भी डिजास्टर हो, नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी या जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको नुकसान ना हो, ये वाला क्षेत्र है, यहां वो ही उसको रोक ले, वही उसका नुकसान झेले, इसलिए इसको बोलते हैं सोक एब्जॉर्वर। उसके बाद में यहां पे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो प्रतिबंधित हैं, यानी कि जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अब गाइस यहां पे देखें तो प्रतिबंधित गतिविधियां कौन कौन सी हैं, कॉमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल क्रूजिंग, पोल्यूशन, ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जिनसे पोल्यूशन हो आपका, है ना, कोई मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप नहीं लगा सकते, कॉमर्शियल यूज ऑफ वुड नहीं कर सकते हैं, टूरिज्म एक्टिविटीज हैं वो आप नहीं कर सकते हो, कोई भी ऐसा सॉलिड वेस्ट या कोई ऐसे हजार्डियस सब्सटेंसेस हैं उसका उत्पादन है वो इस क्षेत्र में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये काफी फ्रेजाइल क्षेत्र होता है, काफी संवेदनशील क्षेत्र होता है। ये देखेंगे आप, ये आपकी प्रतिबंधित गतिविधियां हैं जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में नहीं कर सकते। उसके बाद में देखो रेगुलेटेड एक्टिविटीज कौन सी है, यानी विनियमित एक्टिविटीज कौन सी है। अब विनियमित एक्टिविटीज की बात करें तो देखो हम पेड़ों की कटाई कर सकते हैं, फेलिंग ऑफ ट्रीज,
है ना, मतलब उनको रेगुलेट करके किया जा सकता है, ऐसे नहीं कि अंधाधुन करे, वो रेगुलेटेड होंगी। आप होटल्स और रिसोर्ट खोल सकते हैं, है ना, जो नेचुरल वाटर है उसका कॉमर्शियल यूज भी हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स हम लगा सकते हैं, है ना, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम है वो नहीं कर सकते हैं, है ना, पेस्टिसाइड्स और हैवी टेक्नोलॉजीज है उसको भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, उसको भी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू ही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में परमिटेड एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? परमिटेड एक्टिविटीज में देखो, एक तो ऑनगोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, बागवानी हम कर सकते हैं, या वहां के जो लोकल ट्राइब्स हैं वो जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप कर सकते हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ये सब आप कर सकते हो। अब देखिए यहां पे एक चीज कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके बताओ फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है आपका सिक्किम। पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम जो है वो पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, इसको आपको याद रखना है एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ईएसडी, मतलब इसका महत्व क्या है आपका, है ना, इसका महत्व क्या है ईएसडी ईएसजेड का? एक तो यह है कि देखो जो शहरीकरण हो रहा है और जो अन्य विकासात्मक गतिविधियां हो रही हैं, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका प्रभाव है ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उन पे ये क्या करता है, कम करता है। दूसरा, इन सीटू और एक्सीटू कंजर्वेशन का आपने पढ़ा होगा, तो ये इन सीटू कंजर्वेशन करने में आपकी मदद करता है, यानी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर संरक्षण में आपकी मदद करता है। आप मुझे इन सीटू और एक्स सीटू के एग्जाम्पल देके एक बार बताओ, मैंने एक वीडियो भी आपके लिए बनाया है इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन का, तो आप सब लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है और इसके एग्जाम्पल देके आप बताओ। अब देखिए इसके अलावा मैंने आपसे जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास में, इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परमिटेड इन इको सेंसिटिव जोन? टूरिज्म एक्टिविटीज, ongoing agriculture and horticulture practices, adoption of green technologies for all activities। 1 and 2, 3 only, 2 and 3 या 1 2 3? आंसर बताओ सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई है। कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इको सेंसिटिव जोन में परमिटेड है, अनुमति है? सो वेरी सिंपल, देखो पर्यटन गतिविधि नहीं परमिटेड है, कृषि कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, या जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको हम अपना सकते हैं। तो आंसर विल बी 2 and 3। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड आपकी 2 कमेटी बनी हुई है। एक तो है गाइस माधव गडगिल कमेटी, माधव गडगिल समिति कमेटी है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि माधव गडगिल कमेटी किससे रिलेटेड है। एक है आपका के कस्तूरी रंगन कमेटी, के कस्तूरी रंगन कमेटी। वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कौन कौन सी आपकी समितियां बनी हुई हैं उसके संरक्षण से रिलेटेड, क्योंकि अभी न्यूज में था तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई सबको? तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको प्लीज अच्छे से आप दोबारा से देख लेना एक बार। सो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपको ये शॉर्ट सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, एवरीवन प्लीज लाइक एंड से द सेशन। दूसरा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए गाइस तो नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है जहां से आप जुड़ सकते हैं फॉर द पीडीएफ नोट्स। और जाते जाते एक बार आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्वालिटी एजुकेशन है वो पहुंच सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।